नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में एटीएम बदलकर ठगी की कोशिश नाकाम। डीएसपी ने कहा, गिरोह की पहचान कर जल्द होगी गिरफ्तारी। बेनीपट्टी के तिसियाही गांव के खनवा टोल के समीप क्षतिग्रस्त पुल पर लगी लोहे की रेलिंग से टकराकर एक व्यक्ति की मौत। सकरी में नग्न युवक का गला रेत कर सुनसान जगह पर फेंका, हालत नाजुक। जांच में जुटी पुलिस। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मधुबनी जिले को मिली बड़ी सौगात। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया 71 स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास। जयनगर में बाबा पोखर के समीप सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। आपदा प्रबंधन पर छात्र छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण। बाबूबरही थाना क्षेत्र के नवटोल गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। खजौली प्रखंड के इनरवा पंचायत में 2 करोड़ 93 लाख की लागत से बनेगी पंचायत सरकार भवन। निर्माण को लेकर हुआ भूमि पूजन। झंझारपुर नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर, साफ सफाई व्यवस्था हुई ठप। डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल झंझारपुर के बच्चों ने सीबीएसई के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में लहराया परचम। बिस्फी के 0 माइल में खुला बंसी शाह का प्रसिद्ध मिठाई दुकान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में 10वीं की परीक्षा परिणाम में बच्चों ने मारी बाजी। स्वरूप लाड़िया 94.6% के साथ बनी अव्वल। और 27 मई को शहीद सूरज नारायण सिंह की विशाल स्मृति समारोह का होगा आयोजन। खजौली में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने की बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में एटीएम बदलकर पैसे की ठगी करने वाले गिरोह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के गंगा सागर चौक के समीप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास का है, जहां एटीएम गार्ड ने 4 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा, जिनका एक ही मकसद है कि वह ठगी करके, बहलाकर, फुसलाकर या एटीएम खराब होने का हवाला देते हुए एटीएम बदल देते हैं और फिर पैसे की ठगी करते हैं। इस बात की सूचना गार्ड ने नगर थाना की पुलिस को दी। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची, चारों संदिग्ध व्यक्ति वहां से फरार हो चुके थे। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। डीएसपी का कहना है कि जल्द ही एटीएम बदल कर पैसे की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा होगा। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के गंगा सागर चौक पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास 4 संदिग्ध व्यक्ति एटीएम बदलकर पैसा निकालने की कोशिश एवं पैसा निकालने वालों को टारगेट बनाकर ठगने की घटना का अंजाम देने की कोशिश को मधुबनी पुलिस ने नाकाम किया। एटीएम गार्ड के द्वारा नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टेक्निकल टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को खंगाला जा रहा है। सदर डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। अभी जैसा कि सूचना मिली है कि शहर में गंगा सागर चौक पे सेंट्रल बैंक के एक एटीएम के पास में कुछ एटीएम फ्रॉड करने वाले लड़के संदिग्ध अवस्था में नजर आए। क्योंकि पहले से भी हम जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें उस तरह के संदिग्धों के कुछ हम लोगों ने छायाचित्र प्राप्त किए थे और उन्हें सभी एटीएम गार्ड्स को भी हम लोग उपलब्ध कराए थे। तो गार्ड को शंका हुआ और शंका के आधार पर उन्होंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की
तो लेकिन जो उस तरह के लड़के थे वो भागने की कोशिश किए, भागने क्रम में उनकी मोटरसाइकिल हमको मिल गई है और उस मोटरसाइकिल के आधार पे हम लोग जो पहचान कर रहे हैं और उन पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। ऐसी सूचना मिली है कि कुछ जगहों पे ऐसे न्यूज चलाए गए कि कोई बैंक में घटना या ATM में घटना करने की कोशिश की गई है, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। सिर्फ वो ATM फ्रॉड वाले कुछ लड़के थे जो कि गार्ड के पूछताछ में वहां से भागे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिसियाही गांव के खनुआ टोल के समीप क्षतिग्रस्त पुल पर लगी लोहे की रेलिंग एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। गौरतलब हो कि ब्रह्मपुरा गांव के 32 वर्षीय युवक रविशंकर साह की इस पुल के रेलिंग से टकराकर मौत हो गई। यह घटना पहली नहीं है जब इस पुल के रेलिंग से टकराकर किसी की मौत हुई है। एक महीने के अंदर ऐसी 2 मौत की खबर सामने आ चुकी है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिसियाही गांव खनुआ टोल के समीप क्षतिग्रस्त पुल पर लगी लोहे की रेलिंग फिर से जानलेवा साबित हुई। लोगों की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा लगाए गए लोहे की बैरिकेडिंग में टकराने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपने ससुराल से घर लौट रहा था, इसी क्रम में वह हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की है, जहां बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा गांव निवासी रामश्रेष्ठ साह के 32 वर्षीय पुत्र रविशंकर साह सुनई गांव स्थित अपने ससुराल से अपने गांव ब्रह्मपुरा लौट रहा था, जहां कोरियाटोल के समीप क्षतिग्रस्त पुल पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग से वह टकरा गया। पुल के दूसरे तरफ खड़े स्थानीय लोग टक्कर की आवाज सुन दौड़े तो देखा कि बाइक बैरिकेडिंग के उस पार थी। वहीं युवक बैरिकेडिंग में टकराकर वहां गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़प रहा था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे बाइक से जिरौल के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसकी नाजुक हालत देखते हुए मधुबनी रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से घायल रविशंकर साह को मधुबनी के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। सुबह तक मधुबनी में उसका इलाज हुआ, लेकिन वहां से भी उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रविशंकर साह की मौत की खबर आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक शादीशुदा था, उसे एक पुत्र व एक पुत्री है। घटना के बाद पत्नी, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोग क्षतिग्रस्त पुल पर विभाग द्वारा एहतियातन लगाई गई बैरिकेडिंग को जानलेवा बताते हुए पुल की मरम्मती करने की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी इसी लोहे की बैरिकेडिंग में टकराने से बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी है। इसमें मारा तो हम लोग उस साइड थे, तो आवाज उठा तो हम लोग इधर आए तो वहाँ पे बेहोश था तो वहाँ से उठा के ले गया जिरोल हॉस्पिटल में। जिरोल हॉस्पिटल में? वीरेंद्र डॉक्टर के पास। कहाँ का व्यक्ति है? वो बोला ब्रह्मपुरा के एक आदमी था। वो ब्रह्मपुरा का बताया जा रहा है। फोन किया उस आदमी को तो बोले है, अब क्या बोले हम लोगों को नहीं मालूम है। तेज रफ्तार में आ रहा था कि? हाँ तेज में था। और क्या हुआ उसको? और चोट माथा में लगा हुआ है। माथे में चोट लगा हुआ? माथा में, मुंह हाथ में चोट लगा हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ले गया यहाँ से। यहाँ पे मतलब जो भी ग्रामीण आए हुए थे, ग्रामीणों के सहयोग से उनको निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया? सब आदमी मिल के उसको ले गया हॉस्पिटल में। मतलब आप लोग पुलवा के उस पार थे तब आप लोग को जोर से आवाज गई है? हाँ जोर से आवाज गई तो इसीलिए हम लोग आए इधर। मतलब आप लोग दौड़ते हुए आए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ? तो वही देखा तो वहाँ पर बेहोश एक आदमी था साइड में। आपका नाम? अमर। घर? कोरियाटोल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सकरी थाना क्षेत्र से एक बेहद ही विभत्स घटना सामने आ रही है, जहां सकरी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक को नग्न अवस्था में बरामद किया गया है, जिसका गला रेत कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया था। हालांकि उस व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घटनास्थल को देखने से यह प्रतीत होता है कि कहीं और उसका गला रेता गया है और फिर गाड़ी से लाकर उसे यहां फेंक दिया गया है। बहरहाल उसका इलाज रामसला अस्पताल में किया जा रहा है। विभिन्न थाना की पुलिस अज्ञात व्यक्ति की पहचान के लिए कार्रवाई कर रही है। सकरी थाना अंतर्गत सकरी थाना से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम रैयाम बलिया में सड़क किनारे सुनसान जगह पर एक पूर्णतया नग्न युवक को गला रेत कर गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में फेंक दिए जाने की सूचना सुबह करीब 6 बजे मिली थी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में युवक को इलाज हेतु तत्काल रामशिला अस्पताल में भेजा गया। अभी तक उस जख्मी युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर काफी खून गिरा हुआ मिला है एवं गाड़ी के चक्के का निशान है। इससे प्रतीत हो रहा है कि उस युवक को कहीं से लाकर यहां मरणासन अवस्था में फेंक दिया गया है।
युवक की उम्र करीब 25 वर्ष की प्रतीत होती है। एफएसएल टीम से संपर्क कर घटनास्थल पर बुलाया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति की पहचान स्थानीय लोगों एवं आसपास के थानों से संपर्क कर कराई जा रही है। जख्मी युवक की स्थिति चिंताजनक है। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले को स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 71 स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास किया। जिले में अंतिम पंक्तियों तक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग दृढ़ संकल्पित है। इस क्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को वॉटसन स्कूल परिसर से 71 स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया, जिसमें मधुबनी जिला अंतर्गत सदर अस्पताल के परिसर में एएनएम स्कूल छात्रावास एवं स्टाफ आवास, बीएससी नर्सिंग कॉलेज सह छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधेपुर, जिला अस्पताल में जिला औषधि भंडार सहित 67 स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार इस बात को लेकर संकल्पित है कि बिहार का कोई भी इलाका विकास की रोशनी से वंचित नहीं रहेगा। यह बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य संस्थानों के शिलान्यास करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में कई स्तर पर प्रभावशाली कदम उठाए थे। महामारी के अनुभव से हमें स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने की प्रेरणा मिली, जिसका नतीजा बिहार में स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मुहैया कराने में काफी सुधार हुआ है। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कई नई तकनीकों को अपनाकर इसे और सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जिले में कुल 80 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया, सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अगले 4 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे उस स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में 12 मेडिकल सरकारी कॉलेज खोले गए हैं, 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 14 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और सरकार की योजना है 7 अन्य मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की, जिससे आने वाले दिनों में राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 44 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राज्य में 10,600 नर्स की बहाली होगी, 4,500 सीएचओ की बहाली होगी। सरकारी अस्पतालों के जिला अस्पताल में 350 से अधिक दवा की उपलब्धता है। मंत्री के द्वारा मधुबनी जिला अंतर्गत सदर अस्पताल के परिसर में एएनएम स्कूल छात्रावास एवं स्टाफ आवास, बीएससी नर्सिंग कॉलेज सह छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधेपुर, जिला अस्पताल में जिला औषधि भंडार सहित 67 स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास किया गया, जिसमें स्वास्थ्य उपकेंद्र सबरौली, सबरौली मिंटी, सबरौली लोमा, सबरौली पिरोखर, खिरहर, जिरौल, गणगौर, बिटुहार, सोहरौल, कपसिया, कटिया, स्वास्थ्य उपकेंद्र राजघाटा, स्वास्थ्य उपकेंद्र नजरा, चतरा, परौल, लोहा, दुल्लीपट्टी, स्वास्थ्य उपकेंद्र देवधा, सेलरा, पदवा, कमलावारी गौठ, स्वास्थ्य उपकेंद्र महिनाथपुर, स्वास्थ्य उपकेंद्र वीरपुर, पदमा, कुमरखत, महेशवारा समेत 71 स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मधुबनी के सांसद अशोक यादव, पूर्व मंत्री व विधायक रामप्रीत पासवान, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, प्रभांशु झा, फूले भंडारी, अनुपम राजा, रंजीत कामत, शंकर झा, मेयर अरुण राय, देवेंद्र यादव, रणधीर खन्ना समेत अन्य जनप्रतिनिधि व स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। उन नवयुवकों को सिर्फ कहना चाहता हूं कि 2005 में जिनकी आयु 5 साल था, 10 साल था या 2005 तक जिनका जन्म नहीं हुआ था, ये बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या था? बड़ा अस्पताल डीएमसीएच है, उस समय भी अखबार में पढ़ते थे। एक बार तो मैंने ये पढ़ा था कि वहां पर जब बच्चे का जन्म हुआ और रात में कुत्ता उठा के लेके चला गया। यह हाल था बड़े हॉस्पिटल का, डीएमसीएच का। हमारे इलाका में सबसे बड़ा हॉस्पिटल डीएमसीएच है और पीएससी, एडिशनल पीएससी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है। उसका क्या हाल था भाइयों बहनों, तो आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज के समय में चाहे डीएमसीएच क्यों नहीं हो, चाहे सदर अस्पताल मधुबनी का क्यों नहीं, आपने देखा होगा कि कितना बड़ा भवन बन गया है और यहां सारा स्वास्थ्य व्यवस्था यहां सुदृढ़ हो गया है। आज पीएससी में जाते हैं
तो वहां पर मरीजों की लाइन लगी रहती है, दवा मिलता है, डॉक्टर वहां रहता है, और जब डॉक्टर वहां नहीं रहता है तो लोगों को कंप्लेन आता है कि सांसद जी ऐसा डॉक्टर न है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज फिर से एक बार मधुबनी जिले को मैं कुछ देने के लिए आया हूं। मधुबनी जिले में जैसा कि सांसद अशोक यादव जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की यह इच्छा और निर्देश है कि जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाए, और आज उसी निर्देश के आलोक में बिहार में हम सब लोगों ने 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले हैं। 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के यहां संचालित हो रहे हैं। 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहां चल रहे हैं। कुल 23 मेडिकल कॉलेज आज बिहार के अंदर में चल रहे हैं, और 14 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अभी जब मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर थे तो उन्होंने 7 स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्देश दिया है, जिसके संदर्भ में भी कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाके आगे आने वाले दिनों में बिहार में अगले 4-5 साल में 44 मेडिकल कॉलेज इस बिहार के अंदर में हो जाएगा, जहां 20 साल पहले केवल 8 मेडिकल कॉलेज होता था। आजादी के बाद 58 वर्षों में 8 मेडिकल कॉलेज, और अभी जो 20 साल बीता है 8 से बढ़ के आज ही हम 24 पर पहुंच चुके हैं। 20 बढ़ गया है, और अगले 4 साल में और 21 बढ़ जाएगा। ये इतना बड़ा परिवर्तन हम सब लोग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में उसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम सब केवल इलाज पर ही केंद्रित नहीं हैं कि केवल स्वास्थ्य संस्थानों को खोल दिया जाए, केवल अस्पताल बना दिए जाए। आज हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि यदि अस्पताल बनेगा तो उसमें नर्स कहां से आएगी। हमारा ध्यान इस पर भी है कि नर्स को यदि वहां तैयार करना है तो उसको पढ़ाने वाली नर्स कहां से आएगी। आज यदि हम अस्पताल खोलेंगे तो डॉक्टर कहां से आएगा। डॉक्टर को पढ़ने के लिए संस्थान कहां बनेंगे। मेडिकल कॉलेज नहीं होगा तो डॉक्टर बनेगा कहां। नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा तो बेटियां नर्स बनेंगी कहां, या बेटे नर्स बनेंगे कहां। आज एक एक चीज को सोचकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और आज मधुबनी उसका उदाहरण है। जिन योजनाओं के हमने शिलान्यास किए हैं वो उसका उदाहरण है। आज से कुछ महीना पहले मैं आया था यहां, जब जिला सदर अस्पताल का कार्यारंभ मैंने किया था, और मैं जिस जगह से कार्यारंभ कर रहा था बगल में एएनएम संस्थान मुझे दिखाई दिया। एएनएम संस्थान बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में दिख रहा था। मैंने वही मंच पे पीएमएसआईसीएल के अधिकारियों को बुलाया, उसके बारे में पूरी जानकारी ली, और उसी मंच से मैंने घोषणा किया था कि अगले 4-5 महीने के अंदर ये एएनएम संस्थान टूट जाएगा, इसका निविदा फाइनल हो जाएगा और इसके निर्माण का कार्य शुरू होगा, और मैं आऊंगा इसका शिलान्यास करने। आप लोगों ने देखा होगा क्या स्थिति थी, और जिस संस्थान का भवन नहीं ठीक होगा वहां बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जिस संस्थान में बच्चों के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में एसएसबी 48वीं बटालियन के द्वारा बाबा पोखर के समीप आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में छात्र छात्राओं को सम्मिलित किया गया, जहां उन्हें आपदा से बचाव को लेकर जरूरी प्रशिक्षण दिए गए। सीमा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा बाबा पोखर जयनगर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीमा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं नागरिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बाबा पोखर जयनगर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, प्राथमिक उपचार, बचाव एवं राहत कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेक ओझा, उप कमांडेंट 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने की। इस अवसर पर जयनगर के स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद कैलाश पासवान, सीपीएम नेता जयश्री भूषण सिंह, समाज सेवक बिट्टू सिंह सहित
कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इस तरह की कार्यशालाओं की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं एवं महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। बाढ़ से बचाव के उपाय, प्राथमिक चिकित्सा, आपदा संचार व्यवस्था, सुरक्षित निकासी तकनीकों आदि पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रतिभागियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यशाला में राजकीय कन्या इंटर महाविद्यालय जयनगर और डीपी स्कूल जयनगर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों को आपदा से निपटने के व्यवहारिक उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा आपदा प्रबंधन उपकरणों का प्रदर्शन और प्राथमिक चिकित्सा का डेमो भी प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला के समापन पर विवेक ओझा उप कमांडेंट ने सभी प्रतिभागियों और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि सीमा क्षेत्र में नागरिकों की सतर्कता एवं जागरूकता किसी भी आपदा की स्थिति में हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। पार्षद कैलाश पासवान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में 48वीं वाहिनी द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर की सराहना करते हुए भविष्य में इस प्रकार के आयोजन कराने हेतु आग्रह किया। कार्यक्रम में आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं में आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया गया। छोटा छोटा घटना नहीं हो, इसी संबंध में असिस्टेंट कमांडेंट ओझा जी के द्वारा अपने पूरे टीम के द्वारा और जयनगर के मुखियापति अनिल सिंह जी, हम लोग के बीच हनुमान मोड़ जी, मनीष जायसवाल जी, बिट्टू सिंह जी और भूषण सिंह जी, बैजनाथ ठाकुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और स्कूल के बच्चों ने आज छोटा रिव्यू देखे हैं कि कैसे डूबते हुए व्यक्ति को बचाया जाता है। और आपने आज जयनगर बस्ती पंचायत में राम जानकी मंदिर के प्रांगण में जो आप लोग देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीका का छोटा छोटा कार्यक्रम जहां जहां पोखरा है आप करते रहे। हम जयनगर नगर पंचायत, जयनगर बस्ती पंचायत आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के एक गांव से जमीनी विवाद की खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में खूनी खेल हुआ, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना क्षेत्र के नवटोल गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी खेल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को आनन फानन में बाबूबरही सीएससी सेंटर में भर्ती कराया गया। स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या घटना हुई है? जमीन के लेकर के बार बार हमसे लड़ाई करता रहता है। राज कौन चीज से मारा है? नगर में। कौन चीज से मारा है? बांस का फट्टा था, बांस का फट्टा था और लकड़ी का डिंगा था। वो वीडियो कौन सा? कितने आदमी घायल है? वो उसका बेटा था, उसका घर वाली था, उसका जमाई था। कौन है आपका, कौन लगता है? भाई। आपका क्या नाम हुआ? घर नगर। थाना बाबूबरही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं?
अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। खजौली प्रखंड के नरवा पंचायत में 2 करोड़ 93 लाख की लागत से नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। वहीं इसको लेकर खजौली बाजार में आनंद लोक फाउंडेशन के परिसर में भूमि पूजन कार्य किया गया। खजौली प्रखंड के खजौली बाजार स्थित आनंद लोक फाउंडेशन परिसर में भवन निर्माण विभाग के द्वारा 2 करोड़ 93 लाख की लागत से इनरवा पंचायत के लिए पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू होगा। इसको लेकर गुरुवार को स्थानीय मुखिया रीना देवी के नेतृत्व में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्वान पंडित कालीकांत झा ने पुजारी फूल बाबू को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंचायत सरकार भवन का भूमि पूजन के साथ सरकार भवन की नींव रखी गई। वर्तमान जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि नरवा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर आनंद लोक फाउंडेशन ने बिहार सरकार को जमीन उपलब्ध कराया है। यह जमीन खजौली के बीच बाजार में है। इससे पंचायत के सभी लोगों को पंचायत सरकार भवन पहुंचना आसान होगा। मुखिया रीना देवी ने बताया कि पंचायत सरकार भवन खजौली बाजार स्थित सरकारी जमीन में अंचल सीओ ने सीमांकन करके उनके भवन निर्माण करने की अनुमति दी है। कहा कि यह पंचायत सरकार भवन नया मॉडल में 2 मंजिला भवन 1 साल में पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। इसके निर्माण होने से पंचायत स्तर के सभी कर्मी, पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच सहित पंचायत समिति सदस्य एक छत के नीचे होंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सभा के दौरान उनसे करवाए गए अतिरिक्त कार्य का भी मानदेय उनको अब तक नहीं मिला है। गौरतलब हो कि जब सुपरवाइजर से पैसे की मांग की जाती है तो वह गाली गलौज करते हैं। अंत में थक हारकर सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जहां उन्होंने अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। झंझारपुर नगर परिषद को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मी गुरुवार सुबह अचानक हड़ताल शुरू कर दिया। विद्यापति टावर के समीप सभी सफाई कर्मी धरना पर बैठ गए और मांगों के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि इन्हें नियमित भुगतान नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री के सभा में कराए गए अतिरिक्त सफाई कार्य का भुगतान नहीं किया गया। सफाई कर्मियों को सफाई किट नहीं दिया जा रहा। गंदगी के बीच बिना सफाई किट के, बिना सुरक्षा के साफ सफाई में कार्य करने के लिए बीमार होने का खतरा बना रहता है। मजदूरों का यह भी कहना था कि कितने मजदूर सफाई कार्य में लगे हुए हैं और सफाई का क्या अनुबंध है, यह भी नहीं बताया गया है। जब कभी अपने बकाया भुगतान और मांगों के बाबत बात करते हैं तो सुपरवाइजर द्वारा गाली गलौज की जाती है और काम से हटाने की धमकी दी जाती है। धरना स्थल पर पहुंचे अधिवक्ता बलराम शाह ने कहा कि सफाई के नाम पर ठेकेदार और नगर परिषद के एग्रीमेंट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मांग वाजिब है। नगर परिषद में 2 पाली में सफाई के नाम पर लूट मचा रही है। सभी जगह एक ही पाली में सफाई की जाती है।
अधिवक्ता ने कहा कि लगभग 40 लाख सफाई में प्रतिमाह राशि खर्च की जाती है और मजदूरों के साथ शोषण किया जाता है। यह नहीं चलेगा। मजदूरों के साथ अगर वाजिब सलूक नहीं किया गया तो मामला न्यायालय तक ले जाया जाएगा। सफाई कर्मी संदीप मलिक ने बताया कि किसी भी स्थिति में 8,000 महीना से ज्यादा नहीं मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी का भी उल्लंघन है। धरना स्थल पर काफी देर तक नगर परिषद के कोई भी अधिकारी या कर्मी नहीं पहुंचे। धरना पर बैठे लोगों में बबलू कंजर, रवि कंजर समेत 100 से ज्यादा मजदूर शामिल हुए। प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी जफर इकबाल ने बताया कि उनका प्रभार विलोपित कर दिया गया है। आने वाले कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि अभी वह योगदान नहीं दिए हैं। स्वच्छता पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि स्थिति का आकलन कर रहे हैं। काफी देर तक वहां पर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। मजदूर लगातार अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। साफ सफाई न होने के कारण सड़कों पर गंदगी फैली हुई है। मजदूरों के हड़ताल पर जाने के कारण की सूचना मिलते ही कुछ अन्य जगहों पर कार्य करने वाले मजदूर भी इन सफाई कर्मियों के समर्थन में धरना स्थल पर विद्यापति टावर के समीप पहुंच गए। गरीबों का शोषण नहीं चलेगा, गरीबों का शोषण नहीं चलेगा। सफाई कर्मी की राशि को बर्बाद करना बंद करो। का सफाई कर्मी ठेकेदार के तानाशाही रवैये के चलते और ठेकेदारी प्रथा के नाम पर सफाई कर्मी के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे हैं उसका 80% बंदरबाट के खिलाफ सड़क पर झाड़ू बंद कर दिया है। हम कहना चाहते हैं कि झंझारपुर सहित बिहार के अंदर जब से ठेकेदारी प्रथा आया है, कहीं न कहीं 60% राशि का 70% राशि का हाकिम, हुकूम, जनप्रतिनिधि और ठेकेदार आपस में बंदरबाट करते हैं। काम करने वाले लोग भूखे मरते हैं और ठेकेदारी करने वाले लोग और उससे संबंधित पदाधिकारी उसकी राशि को लूट करके मलाई खा रहे हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ गरीब लोग सड़क पर उतरा हुआ है। हम उसके समर्थन में आए हुए हैं और स्पष्ट कहना चाहते हैं कि झंझारपुर नगर परिषद को यह सार्वजनिक करना होगा कि सफाई कर्मी के नाम पर प्रत्येक महीना कितनी की राशि का एग्रीमेंट है, कितने कर्मचारियों को रखा है, इसको कितना वेतन देता है। जितना कि मुझको मालूम है लगभग 40 लाख रुपया प्रति माह के दर से यहाँ सफाई कर्मी के नाम पर एग्रीमेंट हुआ है। 100 के लगभग सफाई कर्मी काम करते हैं। 2 पाली में सफाई करना है, मात्र 1 पाली में सफाई होती है। 8,000 रुपया संभवतः इन लोगों को वेतन मिलता है। 7,000 इन लोगों का कहना है। 7,000 रुपया वेतन मिलता है। इसके अलावे जो पीएफ इन लोगों को मिलना चाहिए। पीएफ की राशि इसी के कमाई में से कटती है, लेकिन जो ठेकेदार को पीएफ देना है कभी नहीं दिया जाता है। यदि इसके हिसाब को जोड़ लिया जाए तो 100 लोगों को 8,000 से गुना कीजिए, 8 लाख हुआ। 40 लाख का जो सरकार की राशि, जनता के टैक्स की राशि जो जाती है सफाई कर्मी के नाम पर, उसमें 8 से 10 लाख रुपया बंटवारा होता है और 30 लाख रुपया का बंदरबाट होता है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि उस एग्रीमेंट को सार्वजनिक करो, नहीं तो हम इस मामले को सड़क से लेकर के न्यायालय तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ा तो मैं एक अधिवक्ता हूं, गरीबों के हित में इस मामले को हाई कोर्ट ले जाऊंगा और गरीबों का जो हक मारा जा रहा है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं सफाई कर्मियों से कि आप अपने एकता को नहीं टूटने दें, आप मजबूती के साथ लड़ें। आपके पैसा से कोई ओडी पर चढ़ता है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। आप झाड़ू लगाते हो, आप मरे हुए कुत्ते को उठाते हो, मरे हुए लाश को उठाते हो, हाथ से गंदगी साफ करते हो और आपके बेटे को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है और आपके पैसा से लूट करके लोग यहाँ का अफसर हो या जनप्रतिनिधि हो या ठेकेदार हो, मालो माल हो रहा है। इस व्यवस्था के खिलाफ आपको लड़ना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।
सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साथ ही मधुबनी जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी कड़ी में मधुबनी के डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल झंझारपुर से सफलता की खबरें सामने आ रही है, जहां इस विद्यालय के 100% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। 96.4% के साथ रोशन कुमार स्कूल टॉपर रहे। सीबीएसई द्वारा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल झंझारपुर के सभी छात्र छात्राओं ने 100% सफलता प्राप्त की। 10वीं बोर्ड में कुल 161 बच्चे शामिल थे, जिसमें 13 बच्चों को 90 से 96.4% अंक प्राप्त हुए, 27 बच्चों को 80 से 89% अंक प्राप्त हुए और 42 बच्चों को 70 से 80% अंक प्राप्त हुआ, जिसमें रोशन कुमार मिश्रा ने 96.4% अंक लाकर जिला एवं स्कूल टॉपर बना। वहीं अंग्रेजी विषय में सर्वोत्तम 99 अंक प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया। द्वितीय स्थान आशीष कुमार झा ने 94.4% अंक और तृतीय स्थान आनंद कुमार सिंह 94% अंक लाकर टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं सक्षम वत्स ने 92.2%, नंदिनी कुमारी 92%, अंकिता चौधरी 91%, कृष्ण कुमार ठाकुर 90.6%, आभा सांडिल्य 90.6%, आदर्श कुमार सिंह 90% अंक प्राप्त किया। 12वीं बोर्ड में लक्ष्मी सुप्रिया ने 91%, पीयूष कुमार ने 87.8%, विजय झा ने 87.6%, हिमांशु शेखर ने 85.2%, सत्यम कुमार ने 85%, कमल किशोर ने 83%, श्रद्धा नंदिनी 82.4%, राघव कुमार अग्रवाल 82.4%, आकृति सुमन 81.8%, आयुष कुमार 80.8% अंक प्राप्त किया। परीक्षाफल घोषणा के साथ ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई एवं उनके द्वारा गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विद्यालय के मुख्य प्रबंध निदेशक मनोज कुमार, शैक्षणिक निदेशक सुमन शेखर झा, प्रबंध निदेशक आदित्य आनंद के निदेशक अभिनव आनंद, एडवोकेट प्राचार्य मुकेश मिश्रा एवं शिक्षकगण अमरकांत झा, इमरान आलम, राहुल किशोर, सुधीर कुमार, संतोष कुमार साहू समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्र छात्राओं की सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। करने के लिए आने के लिए धन्यवाद। और यह स्कूल 91 से चल रहा है और मेरा रिजल्ट हर एक बार, इस बार ही नहीं, हर एक बार डिस्ट्रिक्ट में अगर पूरे रिजल्ट को एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और इस बार भी, इससे पहले भी मेरा स्कूल जिला टॉपर रह चुका है और इस बार भी मेरे स्कूल को 10th में जिला टॉपर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 1 to 3 में भी जो बच्चे हमारे नर्सरी से यहाँ पढ़ रहे हैं 1 to 3 में स्थान पाए हैं। जैसे रोशन कुमार मिश्रा 96.4% लाकर जिला टॉपर बना है। आशीष कुमार झा 94.4% लाकर स्कूल सेकेंड टॉपर बना है। अभिनव कुमार सिंह 94% लाकर थर्ड स्थान पाया है। सक्षम वत्स 92.2%, नंदनी कुमारी 92%, अंकित चौधरी 91%, ऐसे ही 90% से ज़्यादा बच्चे, 13 बच्चे हमारे यहाँ झंझारपुर के दोनों ब्रांच से लाए हैं, जो कि करीब करीब जो 1 to 10 में जो बच्चे हैं सारे बच्चे करीब करीब 80% से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी से पढ़ रहे हैं। वह बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। और साइंस में 100 में 99 बच्चे, 99 नंबर भी हमारे बच्चे लाए हैं। इंग्लिश में भी 100 में 99 लाए हैं और 98 97 तो कई बच्चे लाए हैं। संस्कृत का क्या है? संस्कृत में भी बच्चे हाईएस्ट 99 लाए हैं और 98 भी लाए हैं, 96 भी लाए हैं। और संस्कृत में क्लास 12th में 100 बच्चा मेरा लाया है और 12th में भी 91% मेरा हाईएस्ट रिजल्ट है। थोड़ा 12th के रिजल्ट से इस बार संतुष्ट नहीं है हम, लेकिन ऑल ओवरऑल जो मेरा 12th का रिजल्ट है बहुत अच्छा है। हाईएस्ट 91% गया है, लेकिन ऑल ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया हुआ है मेरा 12th का भी। और 10th का तो हर एक साल की तरह इस साल भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे किए हैं। बच्चे के अभिभावक को भी हमारे तरफ से धन्यवाद है, हमारे पूरे टीम को, प्रिंसिपल हैं दोनों ब्रांच के या जितने शिक्षक हैं शिक्षिका हैं सबको, इसके लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। जैसे पहले भी हमारे स्कूल के बच्चे 98.6 तक गए हुए हैं और हम लोग का ये है कि आगे इस रिकॉर्ड को तोड़ें। डिस्ट्रिक्ट में 98.6 मेरा बच्चा ऑलरेडी यहाँ ला चुका है। 98.6, 98.4 दो बच्चा को आया था। उस अचीवमेंट को हम लोग तोड़ना चाहते हैं
और हमारे यहाँ बच्चा का क्या रहता है कि स्पेशल फोकस रहता है कि बच्चा एब्सेंट कम से कम हो। इसके लिए गार्जियन को भी आज का जो रिजल्ट निकला है इसमें जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा डाउन हुआ है। तो गार्जियन से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को स्कूल आप रेगुलर भेजिए। और बच्चे क्या होते हैं ना, जो कमजोर बच्चे रहते हैं किसी डिफरेंट तरह के बहाना बना के अपने घर पर बोलते हैं कि स्कूल में ये पढ़ाई नहीं होती है या ये नहीं होता। उसी क्लास के बच्चे 96.4 लाए हैं, 94% लाए हैं, 90% से ज्यादा भी लाए हैं। उसके इसमें तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप यहाँ शुरू से नर्सरी से ही पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 10th में हमको लगता है कि 50% से ज्यादा बच्चा होगा जो नर्सरी से ही यहाँ पढ़ रहा है, और सबका रिजल्ट अच्छा हुआ है। जिसका थोड़ा भी रिजल्ट गड़बड़ाया है, कोई 9th में एडमिशन लिया है, कोई 8th में एडमिशन लिया है, उसी का रिजल्ट थोड़ा डाउन गया है। और उसमें पेरेंट का भी सहयोग अच्छा से नहीं मिलता है। हम लोग बोलते हैं, आज भी एक पेरेंट्स मिलने आए थे कि मेरे बच्चे का रिजल्ट ये हुआ, तो वही उनको याद दिलाया कि आपको पहले स्कूल बुला के बोला जाता था तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, अपने बच्चे के बारे में अच्छा से आप बच्चे पर ही विश्वास करते थे। तो आज वो एहसास उनको हो रहा था कि नहीं सर सही बोल रहे थे, हम गलत थे। तो वैसे परिजन को आपका क्या सुझाव रहेगा? वही है सुझाव कि आप स्कूल पर फेथ कीजिए। स्कूल पर फेथ कीजिएगा तो आपका बच्चा अच्छा करेगा ही। और जब तक आप स्कूल पर फेथ नहीं कीजिएगा, स्कूल में शिक्षक को या प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती है। वह मेरा बेटा से भी ज्यादा अच्छा हमारे लिए है। वो अगर वो अच्छा करेगा तभी हम अच्छा कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों का ये फोकस रहता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, अच्छे से अच्छे डिसिप्लिन में रखें। जो आगे आज उसी की कमी हो गई है कि पेरेंट्स अपने बच्चे पर ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, कोई संस्था भी गलत करता है, ऐसा नहीं है 100% संस्था ही सही रहता है, लेकिन कम संस्था है। उस तरह की संस्था बहुत कम है या बहुत कम रहते हैं। हम लोग के यहाँ भी उस तरह का कोई टीचर रहते हैं तो उसको बीच में भी हम लोग निकाल देते हैं, या टीचर पर भी थोड़ा फोकस करते हैं कि टीचर का संस्कार अच्छा हो। किसी तरह का कोई गलत हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आता है तो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं कि टीचर को यहाँ रहने नहीं दें, अच्छा टीचर लाएं। टीचर पर भी हम लोग वर्क करते हैं, उनका बार बार मीटिंग करते हैं, उनका भी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे को अच्छे से दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। और उसमें पेरेंट्स का भी, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा माता का रोल बहुत अहम होता है। माता अगर अच्छे तरह से अपने बच्चों को डील करेंगे, फादर तो कहीं चले जाते हैं काम करने के लिए, तो माता को भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अभी रोशन कुमार झा है, दिखने से ही लगता है कि वो बच्चा अच्छा है। जो 13 बच्चा मेरा 90 से ऊपर आया है झंझारपुर ब्रांच में, झंझारपुर और बाजार ब्रांच के मिला के, और वही मधुबनी में भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, उसका अलग से हम आपको एनालिसिस देंगे। तो यहाँ का जो होता है कि सब बच्चे को जो देख लीजिएगा, वो बच्चे को देखने ही से पता चल जाता है कि ये बच्चा अच्छा है, वो रेगुलर क्लास करता है, रेगुलर सब कुछ करता है, उसको दूसरे चीज से कोई मतलब नहीं है। अंत कर लिया? हाँ शुरू करो। एक अंत पहले कर लिया ना, अंत में आपकी कहा मतलब ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य। हाँ हाँ का ठीक है, शुरू है रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू है। अच्छा तो कटवे फिर बीच में। अच्छा। और इसके लिए हम अपने सभी पेरेंट्स को बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि अच्छे से अच्छे वो आगे करें। और 11th में भी हमारा एडमिशन चालू हो गया है, बच्चे जल्दी से 11th क्लास में अपना नामांकन लेके आगे की पढ़ाई जारी रखें। 11th में जो बच्चा इसमें कमजोर भी हुआ है वो आगे मेहनत करेगा, तो मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करेगा आगे भी सफल हो सकता है। वो कम जिसका नंबर आया उसके लिए यही मेरा कहना है कि अभी तुम्हारा समय बचा हुआ है, अभी भी मेहनत करोगे तो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। धन्यवाद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बंसी शाह के प्रसिद्ध मिठाई की दुकान बेनीपट्टी के बाद मधुबनी और अब मधुबनी के बाद बिस्फी में भी इसका नया ब्रांच खुला है। गौरतलब हो कि बिस्फी के 0 माइल में बंसी शाह के प्रसिद्ध मिठाई दुकान का नया ब्रांच खुला है और इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी 0 माइल स्थित बिस्फी प्रखंड मुख्यालय जाने वाले मार्ग में बेनीपट्टी के प्रसिद्ध मिठाई की दुकान बंसी शाह एंड सन्स का तीसरा ब्रांच खुला। उद्घाटन राजद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव, दुकान के संचालक गुलाब शाह, लाल शाह एवं मुखिया प्रतिनिधि कलाम कुरैशी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का ब्रांच खुलने से लोगों में खुशी है। बंसी शाह की मिठाई दुकान काफी प्रसिद्ध है। इनके दुकान का गुलाब जामुन सबसे ज्यादा बेहतर है। यही कारण है कि आज बेनीपट्टी, मधुबनी और अब बिस्फी में भी ब्रांच खुला है।
दुकान के संचालक गुलाब शाह एवं अक्षय कुमार ने बताया कि बेनीपट्टी में 1929 से बंसी शाह का प्रसिद्ध मिठाई प्रतिष्ठान सेवा दे रही है। बंसी शाह का दूसरा ब्रांच मधुबनी एवं तीसरा ब्रांच बिस्फी में खुला है। उन्होंने कहा कि हमारे दुकान का गुलाब जामुन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता है और आगे भी नहीं होगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में 10वीं की परीक्षा परिणाम की सफलता के बाद छात्र छात्राओं व अभिभावकों में खुशी की लहर है। स्कूल प्रशासन ने इसे छात्र छात्रा, अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षकों की विशेषता बताई है। गौरतलब हो कि 10वीं की परीक्षा में स्वरूप लाड़िया 96.4% अंक के साथ स्कूल टॉपर रहे। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में 10वीं की परीक्षा में इस वर्ष भी बच्चों ने बाजी मारी। स्वरूप लाड़िया 94.6% लाकर स्कूल में अव्वल रही। 90% से ऊपर 5 बच्चे, 80% से ऊपर 15 बच्चे व 70% से ऊपर 20 बच्चों ने अपनी सफलता में 4 चांद लगाए और स्कूल का नाम रोशन किया। इस परिणाम पर खुशी जाहिर करते हुए स्कूल निदेशक डॉक्टर श्रवण पूर्वे व प्राचार्य अभिषेक कुमार ने बच्चों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। आगामी 27 मई को दरभंगा के पोलो मैदान में शहीद सूरज नारायण सिंह के विशाल स्मृति समारोह का आयोजन होगा। वहीं इसको लेकर खजौली प्रखंड में वीर बाबू कुंवर सिंह चेतना मंच के तत्वाधान में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने विशाल बैठक का आयोजन किया। बाबू वीर कुंवर सिंह चेतना मंच खजौली के तत्वाधान में बुधवार की शाम ब्रह्मदेव चंद्रकला अंतर महाविद्यालय परिसर में आगामी 27 मई को दरभंगा के पोलो मैदान में आयोजित शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह की सफलता को लेकर विशाल बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेतना मंच के संयोजक संजय कुमार सिंह एवं संचालन युवा नेता कुंदन सिंह ने किया, जबकि कार्यक्रम का नेतृत्व दिलजीत सिंह उर्फ बबलू एवं पंचायत समिति सदस्य श्रीनाथ नागमणि सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए बिहार के नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को मिथिला के पारंपरिक अंग वस्त्र, साफा, बुके, पाग, दुपट्टा एवं तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने महाविद्यालय दाता सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मदेव बाबू एवं चंद्रकला देवी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद सूरज नारायण सिंह मिथिलांचल के बड़े ही क्रांतिकारी एवं संघर्षशील नेता थे, जिनका योगदान देश आजादी से लेकर और राष्ट्र निर्माण तक रहा। जिन्हें अंग्रेज के द्वारा फांसी की सजा भी सुना दी गई थी, लेकिन उन्होंने जेल को तोड़कर अपने आप सहित समाजवाद नेता जयप्रकाश नारायण की भी जान बचाई थी। आज राष्ट्रीय स्तर पर जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता को लेकर अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपका इस खजौली के पावन धरती पर जोरदार स्वागत है। अब मैं आग्रह करूंगा जो हमारे सम्मान के करीमे हमारे नेताजी को युवा हृदय सम्राट खजौली के श्री बबलू कुमार, अब हम आग्रह करेंगे, राजनीतिक लगाव है इनसे, मैं आग्रह करूंगा उनको याद करेंगे जो हमारे बुजुर्ग, मैं नौजवान था उन दिनों, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमको नेता मान लिया। उन सब का आशीर्वाद लेने जाएंगे। बहुत तेरे लोग उसमें से नहीं रहे, हमारे समकक्षी लोग भी बहुत छूट गए, लेकिन हमने कहा किसी बहाने गांव-गांव जाना है और जिन लोगों ने आनंद मोहन को आनंद मोहन बनाया उसका फिर से स्नेह, उसका फिर से प्यार, उसका फिर से समर्थन हासिल करना। नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जाना है, उससे भी एक सरोकार जोड़ना है, एक रिश्ता जोड़ना है और पुराने रिश्ते को रिचार्ज करना है, रिन्यूअल करना है। इसी ये शहीद सूरज बाबू ने मर के भी हम लोगों को अवसर दिया फिर से एक बार आने का। मैं जानता हूं, मैं जितना मुझे याद है कि तब भी मैं सूरज बाबू के सवाल पर ही निकला था 90 में, जब मैं विधायक बना था, क्योंकि बचपन से उनकी कहानियां सुन सुन के मैं जवान हुआ। मेरे प्रेरणा अगर राष्ट्रीय स्तर पर शहीद भगत सिंह थे तो प्रांतीय स्तर पर शहीद सूरज बाबू। साथियों, सूरज बाबू। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजद के नेता व पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल के द्वारा जनता दल यूनाइटेड के
व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अभद्र टिप्पणी की गई और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड मधुबनी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल की घोर निंदा की। राजद नेता व पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल द्वारा जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमर्यादा टिप्पणी करने पर जनता दल यूनाइटेड मधुबनी परिवार के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से तीव्र भर्त्सना करते हुए उनके इस वक्तव्य का घोर निंदा किया गया। प्रेस के माध्यम से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि जब मंगनी लाल मंडल राजनीति में हाशिए पर थे, उस समय 2009 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको जनता दल यू में लाकर झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट देकर चुनाव जिताकर सांसद बनाने का काम किया, लेकिन 6 महीने के भीतर ही दल विरोधी गतिविधि में वे शामिल हो गए। उसी समय राज्य पार्टी द्वारा मधुबनी जिला के अंदर अति पिछड़ा समाज से जिलाध्यक्ष बनाए गए, उसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। यह व्यक्ति अति पिछड़ा समाज के हमेशा विरोधी रहे हैं। मौके पर जनता दल यू के जिलाध्यक्ष नारायण भंडारी ने कहा कि 2010 के विधानसभा चुनाव के दल में रहते हुए जदयू एवं एनडीए के उम्मीदवार का जमकर विरोध किया। मौके पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव कमलाकांत भारती ने कहा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में तमाम नौकरियों में अति पिछड़ा समाज को अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस तरह उन्होंने लगातार विकास पुरुष नीतीश कुमार को राजनीति में हमेशा धोखा देने का काम किया। एक ऐसे व्यक्तित्व पर टिप्पणी किया है, जैसे कहा जाता है आजकल, जो सूर्य पर थूकिएगा तो वह थूक काफी पर पड़ेगा। तो इस तरह मानसिकता से ग्रसित होकर के उन्होंने हम लोगों के माननीय नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी की। जब उनका हाशिए पर राजनीति था तो अति पिछड़ा समाज का बेटा होने के नाते उन्होंने उनको झंझारपुर का सांसद बनाया, लेकिन झंझारपुर के पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल जी के द्वारा एक अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई है। विकास पुरुष को एक ऐसे शब्द से संज्ञा दी गई है जिसका राजनीति सूचिता में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए उनके बारे में बोलना हमको लगता है कि ये पूरी तरह से राजनीति दिवालियापन है। हम उनकी भर्त्सना भी करते हैं, कोई व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो निश्चित रूप से ये जनता दल यू खास के हमको लगता है चरित्रों वाम की पार्टी आज भी ऐसा इनके बीच में वर्कर है, जनता दल यू के बीच में वर्कर आज भी है जो बड़ी निष्ठा से और समर्पण भाव से राजनीति करते हैं। आज भी लोगों में सेहत इस रूप में है कि कहीं भी जाएंगे तो उनको प्रतिष्ठा मिलता है। इसीलिए इस वक्तव्य को हम पूरा भर्त्सना भी करते हैं। और रही राजनीति में जिला स्तरीय कोई नाम लिए हमको लगता है उनको नहीं लेना चाहिए किसी व्यक्तिगत रूप में। राज किनका होता है? राज तो होता है मुख्यमंत्री का, निर्णय होता है मुख्यमंत्री का। ये आज के डेट में जो भी निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री किए हैं नीतीश कुमार जी लिए, हमको लगता है कि उनका विकल्प इस देश में कोई नहीं। फिर आप किस रूप में उनको लगता है कि आंख और कान की बात करते? आप अपनी बात करिए, आप अपनी राजनीति ठीक करिए। इसीलिए इन्हीं चंद बातों के साथ हम सबों से कहेंगे कि ऐसे लोगों को भर्त्सना करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भर्त्सना करना चाहिए। राजनीति में कटुता की कोई जगह नहीं। इसीलिए पुनः भर्त्सना करते हुए हम आप सबों से भी करते हैं कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आगे आने वाला समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और तरक्की करेगा। आने वाला समय में मजबूती से सरकार भी बनेगी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिशा आलोक में मधुबनी के जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल ने शिक्षा, नौकरी व दलितों के लिए मांग की है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह पूरी प्रेस वार्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिशा आलोक में जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल ने शिक्षा, नौकरी में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों एवं गरीबों को भागीदारी सुनिश्चित करने एवं आरक्षण सीमा 50% से हटाकर बढ़ाने की बात कही। सरकार को शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने एवं मुफ्त शिक्षा लागू करने की बात कही। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने कहा कि छात्रों द्वारा नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज नहीं कर रोजगार देने की बात कही। साथ ही सरकारी नौकरी में रिक्त पदों पर तुरंत नियुक्त करने के लिए बिहार सरकार से आग्रह किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में जयनगर अनुमंडल स्तरीय
समन्वय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सभी पदाधिकारी व कर्मी सम्मिलित हुए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में गुरुवार को एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्वाची पदाधिकारी प्राची अपूर्वा, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, माकपा प्रखंड अध्यक्ष कुमार राणा प्रताप सिंह, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, विष्णुदेव भंडारी, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप पासवान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब जीतने के बाद जब डॉक्टर सांभवी झा अपने गृह जिला मधुबनी पहुंची तो उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान मधुबनी के एक निजी होटल में सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ। मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब जीतने के बाद डॉक्टर सांभवी झा गुरुवार को जब अपने गृह जिला पहुंची तो उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सांभवी को सम्मानित किया गया। मिथिला की इस बेटी की सफलता पर जिले भर में खुशी की लहर है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, शिक्षकों और युवाओं की बड़ी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर सांभवी झा ने न सिर्फ मधुबनी और मिथिला का बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। उनके आत्मविश्वास, मेहनत और प्रतिबद्धता से आज लाखों बेटियों को प्रेरणा मिल रही है। सांभवी मूल रूप से कलवाही प्रखंड के बरदेपुर गांव की रहने वाली है। वह बड़ौदा में पली बढ़ी और वर्तमान में वहीं डेंटिस्ट के रूप में कार्यरत है। उनके पिता जितेंद्र झा और मां नीली झा शिक्षा जगत से जुड़े हैं। इस दौरान डॉक्टर सांभवी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, पूरे मिथिला की मिट्टी का है। वह जहां भी रही दिल से हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ी रही। एसडीएम अश्विनी कुमार ने कहा कि डॉक्टर सांभवी की यह उपलब्धि जिला ही नहीं मिथिला के लिए गौरव की बात है। जर्नी वॉज वेरी स्ट्रेनस, बट मेरे माता पिता की वजह से ये बहुत सफलतापूर्वक रहा। बहुत मेहनत लगी। एक साल पहले इतना सोचा था कि हम मिस यूनिवर्स में भाग लेंगे और हम यहाँ पे आज खड़े हैं, तो ये सब कुछ जो पॉसिबल है ये मेरे माता पिता की वजह से है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर सांभवी झा। हम एक डेंटिस्ट है, एक्टर है, मॉडल है और हमने ये पैजेंट्री की जर्नी एक साल पहले शुरू की थी। हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई दिसंबर में, ग्रेजुएशन किया बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी में। उसके बाद हमने मिस यूनिवर्स बिहार में भाग लिया है। ये तो मैंने बहुत पहले से देखा था, लेकिन पूरा अब हम अभी कर रहे हैं कि पढ़ाई हो जाए, एक बार एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड हो जाए, उसके बाद हम अपने पैशन को फॉलो करें। पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। मेरा वैसे तो नेटिव देखा जाए तो मधुबनी की हूँ मैं। आई एम मैथिल ब्राह्मण, लेकिन हम रहे हैं गुजरात में हमेशा से। पापा मम्मी ये क्या करते थे? मेरे डैड एक शिक्षक है और मेरी मॉम भी शिक्षिका है। क्या नाम है उनका? जितेंद्र कुमार झा, और मेरी मॉम का नाम है लिली झा। क्या कहेंगे जिस तरीके से मिस यूनिवर्स बिहार और अभी ये खिताब जीती हैं और अभी आप प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, तो ये संघर्ष था, कैसा था? और बताइए कि आखिरकार इसमें किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौतियां तो किसी भी चीज में आती हैं, भले आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहें। तो सेम ही चुनौतियां थी कि हमें कंसिस्टेंट रहने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पढ़ाई के साथ इसको मैनेज में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। बट एट द एंड जिस चीज के लिए बने हैं उस चीज में ज्यादा मुश्किल आती नहीं है आपको। ये मिस यूनिवर्स नॉर्मली सुनने में लगता है कि ब्यूटी क्वीन, लेकिन वास्तव में किन परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ता है? जी जरूर, ये हम स्टेरियोटाइप सबके माइंडसेट से हटाना चाहते हैं कि आजकल ये पैजेंट्री की दुनिया सिर्फ दिखावट पे नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं। इट्स मोर अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ, द ऑरा यू होल्ड एंड हाउ यू टॉक टू पीपल, स्पेशली द नॉलेज यू होल्ड। हमारा अब सिर्फ ये नहीं होता कि आप वॉक करके दिखाइए आप कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारा इंटरव्यू राउंड होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। दे बेसिकली सी हाउ नॉलेजेबल यू आर। जज कौन थे वहाँ पे जो आपको जजमेंट कर रहे थे? हमारे जज इस बार के थे निखिल आनंद, हु इज आवर नेशनल डायरेक्टर फॉर मिस यूनिवर्स, एंड लास्ट ईयर मिस यूनिवर्स इंडिया रेया सिन्हा। हमारी जो लास्ट ईयर क्राउन हुई थी मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी, हमारी स्टेट डायरेक्टर नीतू कुमारी और हमारे फ्रेंचाइजी डायरेक्टर अमजद खान। कहाँ से लोग वहाँ पार्टिसिपेट हुए थे? लोग तो हर एक दुनिया के कोने से आए थे। जिनकी भी भूमि बिहार है उन सब ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। देयर वर अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स। क्या आपके अंदर में खासियत थी जिस वजह से आप क्वालिफाई हुए? देखिए, खासियत तो सब में थी, सब खूबसूरत थे, सब बहुत नॉलेजेबल थे, बट एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि कौन ज्यादा दूसरों को आउटशाइन कर जाता है। और इट्स ऑल्सो अबाउट मोर अबाउट टाइमिंग। जिसका जब टाइमिंग डिजर्व करता है उसी को तभी जिंदगी में सब कुछ मिलता है। अब आपकी यहाँ से एम्बिशन क्या है? एम्बिशन तो अभी है कि हम मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीते, फिर इंडिया को मिस यूनिवर्स में जिताए।
और उसके बाद देखिएगा जरूर। इसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां तो वही चल रही है। आई एम पॉलिशिंग माई वॉक, आई एम वेरी अप विद द करेंट अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई एम मेकिंग माई जनरल नॉलेज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स हाउ दिस इज गोइंग। आपके हम उम्र जो भी चाहते हैं मिस यूनिवर्स बनना, क्या कहेंगे ऐसे सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जिला का भी और पूरे बिहार का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है? हम आपको यही कहना चाहेंगे कि स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। जो भी आपको कभी रोकने की कोशिश करिए मत सुनिए। जो आपके दिल में अगर भगवान ने कोई ड्रीम प्लांट किया है, देन यू आर वेरी एबल टू फुलफिल इट, सो गो आफ्टर व्हाट यू ट्रूली डिजायर। मधुबनी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि मधुबनी की बेटी, बिहार की बेटी मिस यूनिवर्स बिहार बनके पूरे जिले का नाम पूरे राज्य में और पूरे देश में और एक उस प्रकार पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। तो डॉक्टर शांभवी जा, उनके पूरे परिवार, दादा दादी आए हैं, मम्मी पापा हैं, बहन है, आपको और आपके परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये मुझे और इनके पिता से अभी पता चला कि ये डॉक्टर भी हैं, पीडीएस हैं, तो उसके लिए भी इनको डबल शुभकामना। जो एक कहा जाता है कि ब्यूटी विथ ब्रेन, तो ये जो एक शिक्षा के क्षेत्र है उसमें भी ये एक अच्छा मुकाम हासिल की है, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। इनका परिवार, पूरा परिवार मेरे ख्याल से एक शिक्षा का हो रहा है। इनकी बहन भी आईआईटी में अभी शिक्षा प्राप्त कर रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है अपने एक मिडिल क्लास का कि किस प्रकार अपने मेहनत, अपने संस्कार और एक दृढ़ संकल्प के आधार पे एक मिडिल क्लास परिवार देश में इतने बड़े मुकाम पे हासिल कर सकता है कि एक बहन आईआईटी में पढ़ रही है, दूसरी पीडीएस है, साथ में मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड यूनिवर्स में भी कंपटीशन में आगे बढ़ रही है। माता पिता इनके काफी ओजस्वी और एक सफल व्यक्ति हैं। दादा दादी हैं, एक मिथिला का एक संपूर्ण परिवार हम कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे एक बिहार के परिवार का कि सभी प्रकार का जो एक उत्कृष्टता का पैमाना है हर क्षेत्र में, इनके पूरे परिवार ने किया है। इसके लिए इनको, इनके पूरे परिवार को, इनके क्षेत्रवासियों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के लिए पीपी साहब, हमारे सीनियर एडवोकेट आशुतोष बाबू और बाकी अन्य लोग इतने ऊर्जा के साथ लगे हुए थे, जैसे लग रहा था कि इन्हीं की बेटी है, इन्हीं का परिवार ऑब्वियसली है भी, लेकिन ये मुझे काफी अच्छा लगा कि अपने एक जो समाज में ये बेटी आगे चल के आई है, तो उसके मान सम्मान और उसके एक गरिमा के लिए एक आयोजन करें। और काफी पॉजिटिविटी के साथ ये लोग भी काफी बिजी रहते हैं। एडवोकेट का काम भी काफी टफ वर्क रहता है, 24 आवर काम रहता है, तो उसमें से समय निकाल के इतना संकल्प के साथ, इतना मेहनत करके प्रोग्राम आयोजित किए हैं। तो आपको हम जिला प्रशासन की तरफ से, आशुतोष बाबू व्यक्तिगत रूप से आपको और हमारे पीपी साहब आपको बहुत बहुत हम शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग अगर किसी अच्छे काउज के लिए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो किसी को मन में एक ये रहेगा कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए और अच्छाई समाज में इसी कारणों से प्रिवेल करेगा। तो आप सबको हम बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं इतना अच्छा कार्यक्रम के लिए। विशेष रूप से डॉक्टर शांभवी जा, इनके पूरे परिवार को हम बहुत 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 बधाई और शुभकामना देते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।